हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो अब गाइस आज जो हम लोग नॉवल डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसे कि 19th सेंचुरी की एक इंग्लिश नॉवलिस्ट जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है। तो अब देखिए, हमेशा की तरह मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को भी डायरेक्टली शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या बातें बता देना चाहता हूँ। और क्योंकि ये नॉवल बहुत ज़्यादा लंबी है और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं, इसीलिए इस नॉवल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस स्टोरी के कुछ मेजर कैरेक्टर्स से भी पहले ही इंट्रोड्यूस करवा देना चाहता हूँ, ताकि आगे चलकर आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इस वर्क को इसे ईयर 1797 से लेकर इसे ईयर 1812 के बीच लिखा गया और फिर ईयर 1813 में जाकर इस नावल को पहली बार पब्लिश किया गया। फिर इस टॉपिक का दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पूरी नावल ये वुमेन्स रेपुटेशन, सोशल क्लास और क्लास डिस्टिंक्शन और लास्टली ट्रू लव के थीम से डील करता है। और इसके अलावा इस नावल के कंप्लीट स्टोरी को इसे इंग्लैंड देश के अंदर ही मौजूद 3 जगहों पर या 3 अलग अलग लोकेशंस पर इसे सेट किया गया है। और अब रही बात इस टॉपिक के थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्ट की या इसके जॉनर की, तो इस वर्क को इसे कई सारे डिफरेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट जॉनर्स के अंदर रखा गया है, जिसकी वजह से इस वर्क को एक रोमांस फिक्शन के कैटेगरी में भी रखा गया है और इसे एक सटायर के कैटेगरी में भी रखा गया है, जो कि उस समय के सोसाइटी को और उसके एग्जाजरेटिंग रूल्स को क्रिटिसाइज करता है। और इसके अलावा ये वर्क नोवेल ऑफ मैनर्स के जॉनर के अंदर या उसके कैटेगरी के अंदर भी फॉल करता है, जो कि उस समय के सोसाइटी को, उसके लैंग्वेज को, उसके कस्टम्स को और उसके वैल्यूज़ को काफ़ी डिटेल मैनर में या काफ़ी बारीक तरीके से इस नॉवल के अंदर उसे दर्शाया गया है। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस नॉवल से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और अब हम चलते हैं इस स्टोरी के कुछ मेजर कैरेक्टर्स की ओर। सो नाउ इस स्टोरी के हमारे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं तो उनका नाम है मिस्टर बेनेट, जो कि एक काफ़ी सीधे साधे से और लॉजिकल टाइप के मिडिल एजड व्यक्ति होते हैं और जिनका कि हर्टफोर्डशायर नाम के एक छोटे से टाउन में उनका लॉन्गबोर्न नाम का एक बड़ा सा एस्टेट या प्रॉपर्टी भी होता है, जहाँ पर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वो बड़े सुकून से वो वहाँ पर रह रहे होते हैं। फिर इस स्टोरी की हमारी दूसरी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं तो उनका नाम है मिसेस बेनेट, जो कि मिस्टर बेनेट की ही एक मिडिल एजड वाइफ होती हैं और उनकी 5 बेटियों की माँ। तो अब देखिए, मिसेस बेनेट जो है ना, तो इनके लाइफ में बस एक ही मकसद होता है कि किसी तरह से भी उनकी 5 बेटियों का किसी अच्छे से और अमीर घराने में इनकी 5 बेटियों का शादी हो जाए। अब भले ही उनकी बेटियां अपने हस्बैंड के साथ खुश ना भी हो, बट इनका बस ये कहना है कि लड़का बस अमीर होना चाहिए। फिर इसके बाद इस नॉवल की हमारी अगली जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम है जेन बेनेट, जो कि मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट की ही सबसे बड़ी और खूबसूरत बेटी होती है और इसका नेचर काफ़ी जेंटल और थोड़े शर्मीले टाइप का होता है। और इस स्टोरी के लास्ट में जाकर इसकी शादी मिस्टर चार्ल्स बिंगले नाम के काफ़ी हैंडसम, नोबल और वेल्दी जेंटलमैन के साथ हो जाती है। फिर इस स्टोरी की हमारी नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है तो उसका नाम है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि इस स्टोरी में हमारी मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट भी है और प्लस वो बेनेट परिवार की सेकंड एल्डेस्ट डॉटर भी है। यानी ये पूरी नॉवल जो है तो ये एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर फिट्स विलियम डार्सी नाम के एक जेंटलमैन के अराउंड ही मेनली रिवॉल्व करता है, जहाँ पर मिस्टर डार्सी जो हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं प्राइड को यानी घमंड को, और एलिजाबेथ का जो कैरेक्टर है तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजुडिस को, यानी ये बिना मिस्टर डार्सी को ठीक तरह से जाने ही ये उनके बारे में एक रॉन्ग टाइप का अपने दिमाग में इमेज क्रिएट कर लेती हैं। फिर इस स्टोरी में हमारी अगली जो 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं तो उनका नाम है मैरी बेनेट और किटी बेनेट, जो कि इतनी कोई खास इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है स्टोरी में, बट इन सभी बहनों में जो इनकी सबसे छोटी बहन होती है ना, जिसका नाम लीडिया बेनेट होता है, तो वो काफ़ी फ्लर्टेशियस और दीवानी टाइप की लड़की होती है, जो कि इस स्टोरी के लगभग आखिरी पार्ट में जाकर वो जॉर्ज विकहैम नाम के एक बदमाश मिलिट्री ऑफिसर के साथ भाग जाती है।
और अब फाइनली इस स्टोरी के हमारे आखिरी जो 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, तो उनमें सबसे पहले कैरेक्टर का नाम है मिस्टर चार्ल्स बिंगले, जो कि एक काफ़ी रिच, हैंडसम और वेल बिहेव जेंटलमैन होते हैं, और जिसकी कि इस स्टोरी के एंड में जाकर उनकी जेन बेनेट के साथ शादी हो जाती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और इसके अलावा इस चार्ल्स बिंगले की 2 बहन भी हैं, जिनमें से एक का नाम है कैरोलिन बिंगले और दूसरी बहन का नाम है लुइसा हर्स्ट, जिसकी कि अब शादी हो चुकी है। फिर इस नॉवल के हमारे सेकंड लास्ट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो उनका नाम है मिस्टर फिट्स विलियम डार्सी, जो कि चार्ल्स बिंगले के ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और प्लस वो उससे दुगने पैसे वाले होते हैं। बट इनका नेचर पब्लिकली थोड़ा अनप्लीजिंग और एरोगेंट टाइप का लगता है, जिसकी वजह से लोग इन्हें काफ़ी घमंडी समझते हैं। और इन सब के अलावा इनकी भी एक छोटी बहन है, जिसका नाम मिस जॉर्जियाना डार्सी होता है। और अब फाइनली इस स्टोरी के हमारे आखिरी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो उनका नाम है मिस्टर विलियम कॉलिंस, या इन शॉर्ट मिस्टर कॉलिंस, जो कि मिस्टर बेनेट जो है ना, वो मिडिल एज्ड व्यक्ति, तो ये मिस्टर कॉलिंस उनके दूर के कोई कज़न लगते हैं। और मिस्टर बेनेट का कोई खुद का अपना बेटा ना होने की वजह से उनके मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी इस मिस्टर कॉलिंस के पास ही ट्रांसफ़र हो जानी थी। यानी ये बंदा आगे चलकर उनकी प्रॉपर्टी का वारिस बनने वाला था। तो वैसे तो कुछ और भी माइनर कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल में, जिससे कि हम लोग इस स्टोरी के दौरान ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो अब देखिए, इस स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि 19th सेंचुरी का समय या दौर चल रहा होता है, और इंग्लैंड देश के अंदर ही मौजूद एक छोटे से टाउन या टेरिटरी में, जिसका नाम हर्टफोर्डशायर होता है, और जो कि लंदन शहर से बस 50 मील की दूरी पर ही लोकेटेड है। तो अब इस हर्टफोर्डशायर नाम के टेरिटरी या रीजन में मिस्टर चार्ल्स बिंगले नाम के एक काफ़ी रिच, हैंडसम और अनमैरिड या सिंगल जेंटलमैन वहाँ पर आए होते हैं, जो कि हर्टफोर्डशायर टेरिटरी में ही मौजूद एक नेदरफील्ड नाम के एस्टेट में या बंगलो में वो वहाँ पर किराए पर रुके होते हैं। तो अब उनके वहाँ आने से पूरे हर्टफोर्डशायर रीजन में और उसके आसपास के विलेजेस में मिस्टर चार्ल्स बिंगले की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगती है, जिसकी वजह से मिसेस बेनेट नाम की एक महिला को जब ये पता चलता है कि चार्ल्स बिंगले एक काफ़ी रिच, हैंडसम और अनमैरिड जेंटलमैन हैं और वो उनके लोकेलिटी में ही रुके हुए हैं, तो वो फिर अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट से इस बारे में बात करने लगती हैं कि उन्हें मिस्टर चार्ल्स बिंगले से जाकर ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि इससे उनकी 5 बेटियों में से किसी भी एक बेटी की चार्ल्स बिंगले के साथ रिश्ता जुड़ जाए या उनकी उससे शादी हो जाए। तो अब इसके फिर कुछ समय के बाद जब वहाँ की लोकेलिटी में एक फॉर्मल डांस पार्टी या बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो फिर वहाँ पर हर्टफोर्डशायर में मौजूद सभी लोग उस पार्टी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि मिस्टर चार्ल्स बिंगले अपनी 2 बहनों के साथ और अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डार्सी के साथ वो भी उस पार्टी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब उस बॉल पार्टी में मिस्टर चार्ल्स बिंगले की जब जेन बेनेट से मुलाकात होती है, यानी मिसेस बेनेट की जो सबसे बड़ी बेटी होती है, तो उससे जब चार्ल्स बिंगले की मुलाकात होती है, तो वो फिर इमिडिएटली उसके तरफ काफ़ी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने लगते हैं, और वो फिर उसके साथ 2 बार उस बॉल पार्टी में डांस भी करते हैं। बट अब जब मिस्टर चार्ल्स बिंगले ये देखते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड यानी मिस्टर डार्सी यूं ही बस अकेले खड़े हुए हैं, तो वो फिर मिस्टर डार्सी के पास जाकर वो ये कहते हैं कि ब्रदर, तुम भी अब जल्दी से अपने लिए कोई डांस पार्टनर देख लो, ताकि तुम भी इस पार्टी को एंजॉय कर सको। और इतना ही नहीं, मिस्टर चार्ल्स डार्सी को जेन की छोटी बहन एलिजाबेथ बेनेट का नाम भी सजेस्ट करते हैं कि वो तुम्हारे लिए काफ़ी सूटेबल रहेगी। बट मिस्टर डार्सी चार्ल्स से ये कहते हैं कि उन्हें एलिजाबेथ बेनेट में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही वो इतनी ज़्यादा कोई ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव है कि वो मुझे टेम्प्ट कर सके। बट अब अनफॉर्चुनेटली एलिजाबेथ वहीं आसपास उनके खड़ी होती है, और वो मिस्टर डार्सी की ये सब बातें सुन लेती है, जिसकी वजह से उसे ये लगता है कि मिस्टर डार्सी काफ़ी अनप्लीजिंग और घमंडी टाइप के इंसान हैं, और उसके मन में मिस्टर डार्सी के लिए एक नेगेटिव टाइप का इमेज क्रिएट होने लगता है।
तो अब देखिए इसी तरह से कई हफ्तों तक डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस और सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करने पर मिस्टर डार्सी अपने कैरेक्टर में वो ये बदलाव देखते हैं कि वो अब धीरे धीरे करके वो एलिजाबेथ बेनेट के ब्यूटी, उसके चार्म और उसके इंटेलिजेंस की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चार्ल्स और जेन के बीच भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी आने लगी थी। तो अब कुछ समय के बाद मिस्टर चार्ल्स बिंगले की जो सिस्टर्स हैं ना, तो वो फिर क्या करती हैं, वो जेन बेनेट को अपने घर नेदरफील्ड एस्टेट में सभी लोगों के साथ डिनर करने के लिए बुलाती हैं। और जेन जब उनके घर डिनर करने के लिए जा रही होती है तो तभी रास्ते में तेज बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग जाती है और वो फिर बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसे फिर मिस्टर चार्ल्स बिंगले के घर यानी नेदरफील्ड एस्टेट में ही कई दिनों के लिए रुकना पड़ जाता है। और एलिजाबेथ को जब अपनी बड़ी बहन के कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो भी फिर उन्हें चेक करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए वो गांव के और खेतों के कीचड़ भरे रास्तों से होते हुए वो नेदरफील्ड एस्टेट में पहुंच जाती है। बट उन कीचड़ भरे रास्तों की वजह से उसका ड्रेस पूरी तरह से गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से चार्ल्स बिंगले की बहनें आपस में मिलकर वो एलिजाबेथ बेनेट की हंसी उड़ाने लगती हैं। बट अब फिर आगे क्या होता है, जब चार्ल्स बिंगले की एक बहन जिसका नाम कैरोलीन होता है और जिसकी की अभी तक शादी नहीं हुई होती है, तो जब ये कैरोलीन ये देखती है कि मिस्टर डार्सी जिसे कि वो खुद पसंद करती है और जिसे कि वो अपने लिए रिजर्व रखना चाहती है, तो वही मिस्टर डार्सी जब उसके सामने वो एलिजाबेथ की तारीफ करने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि देखो एलिजाबेथ की आंखें कितनी सुंदर हैं, नहीं? तो अब ये सब सुनकर कैरोलीन को बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा आने लगता है और उसके मन में एलिजाबेथ के लिए फिर और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो जाती है उसके इन्फीरियर या लोली स्टेटस की वजह से। तो अब देखिए इस स्टोरी में फिर आगे क्या होता है। जेन जब पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो फिर अपनी बहन एलिजाबेथ के साथ वो वापस अपने घर लौट आती है। और घर वापस लौटने पर वो ये देखती हैं कि मिस्टर कॉलिंस नाम का एक बंदा जो कि उनके पिता मिस्टर बेनेट के ही दूर का कोई कज़न होता है और प्लस वो उनके घर का या उनके प्रॉपर्टी का ही होने वाला उत्तराधिकारी होता है, तो वो उनके घर आया होता है ताकि वो उन पांचों बेनेट सिस्टर्स में से वो किसी एक बेनेट सिस्टर से शादी कर सके। तो अब देखिए मिस्टर बेनेट जो है ना, एलिजाबेथ के पिता, तो बायोलॉजिकली तो इनका खुद का कोई बेटा नहीं होता है क्योंकि इनकी पांच बेटियां होती हैं। इसीलिए उस समय के कानूनी तौर के हिसाब से मिस्टर बेनेट के डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मिस्टर कॉलिंस के नाम ट्रांसफ़र हो जानी थी, क्योंकि वही उनका एकमात्र मेल कज़न होता है। और अब रही बात मिस्टर कॉलिंस की, तो ये मिस्टर कॉलिंस एक क्लर्जीमैन होते हैं, यानी ये चर्च में प्रीस्ट का या पंडित का काम करते हैं, जिससे कि लेडी कैथरीन नाम के काफ़ी अमीर महिला जो कि मिस्टर डार्सी की आंट भी होती हैं, तो वो मिस्टर कॉलिंस को उसके कामों में सपोर्ट करती हैं और वो उसकी पेट्रोनेस होती हैं। इसीलिए मिस्टर कॉलिंस लेडी कैथरीन के ही कहने पर वो यहाँ शादी करने के लिए आए होते हैं। और जब उन्हें ये पता चलता है कि जेन की तो ऑलरेडी चार्ल्स बिंगले के साथ रिश्ता होने वाला है, उसकी रिश्ते की बात चल रही है, तो वो फिर उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ को जाकर वो उसे प्रपोज कर देते हैं। बट एलिजाबेथ तुरंत वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से मिस्टर कॉलिंस को थोड़ा सा शॉक लगता है और उनके प्राइड को भी थोड़ा सा ठेस पहुंचता है। इसीलिए अल्टीमेटली फिर लास्ट में जाकर मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ की ही एक फ्रेंड जिसका नाम शार्लेट ल्यूकस होता है, तो वो उसे जाकर प्रपोज करते हैं और एलिजाबेथ की फ्रेंड शार्लेट उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि एलिजाबेथ की फ्रेंड शार्लेट का ये कहना था कि उसकी तो वैसे भी अब उम्र होती जा रही है और उसे वैसे भी किसी न किसी बंदे की ज़रूरत थी सिक्योरिटी के लिए और फाइनेंशियल रीजंस के लिए भी। इसीलिए उसने मिस्टर कॉलिंस के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। और अब फिर उसी दौरान एलिजाबेथ की जॉर्ज विकहम नाम के एक आर्मी ऑफिसर से मुलाकात होती है, जो कि वहाँ पास में ही एक मिलिट्री रेजिमेंट के साथ वो वहाँ पर रुका होता है। तो अब देखिए जॉर्ज विकहम जो बंदा है ना, तो ये एक नंबर का झूठा और मक्कार किस्म का आदमी है,
जो कि एलिजाबेथ को ये बताता है कि उसके पिता मिस्टर डार्सी के पिता के लिए काम किया करते थे और मिस्टर डार्सी के पिता ने इस विकहैम से ये प्रॉमिस किया था कि उनके डेथ के बाद उनका बेटा यानी मिस्टर डार्सी विकहैम को कुछ इनहेरिटेंस या वो किसी तरह का उन्हें कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ताकि विकहैम अपनी लाइवलीहुड को आराम से जी सके। बट विकहैम एलिजाबेथ से ये कहता है कि मिस्टर डार्सी ने उसके साथ चीटिंग किया है और उन्होंने उसे किसी भी तरह का कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया है। तो अब जॉर्ज विकहैम के मुंह से ये सब झूठी बातें सुनने के बाद एलिजाबेथ का जो डिसलाइक था मिस्टर डार्सी के लिए तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो अब इस बात को लेकर बिल्कुल कंफर्म हो जाती है कि मिस्टर डार्सी एक बहुत ही घमंडी किस्म के इंसान हैं। तो अब देखिए इस स्टोरी में फिर आगे क्या होता है। एक दिन सडनली मिस्टर चार्ल्स बिंगले अपने दोनों सिस्टर्स के साथ और अपने फ्रेंड डार्सी के साथ मिलकर अनएक्सपेक्टेडली वो नदरफील्ड एस्टेट से लंदन वापस चले जाते हैं उनके कुछ अर्जेंट बिजनेस प्लान्स की वजह से। और मिस्टर चार्ल्स बिंगले की जो बहन है ना यानी मिस कैरोलीन तो वो फिर जेन को एक लेटर के थ्रू वो उसे ये इन्फॉर्म करती है कि वो लोग अब नदरफील्ड एस्टेट वापस नहीं लौटने वाले हैं और प्लस उनका भाई चार्ल्स का अब मिस्टर डार्सी की बहन जॉर्जियाना के साथ रिश्ता होने वाला है। तो अब ये सब पढ़कर जेन का दिल बिल्कुल ही टूट सा जाता है जिसकी वजह से एलिजाबेथ को फिर ये लगने लगता है कि मिस्टर चार्ल्स की बहन यानी कैरोलिन जो है वो और मिस्टर डार्सी ये दोनों मिलकर वो जेन और मिस्टर चार्ल्स को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद जेन भी फिर अपने मन को थोड़ा बहलाने के लिए और अपने मूड को थोड़ा चेंज करने के लिए वो लंदन चली जाती है अपने अंकल और आंट मिस्टर और मिसेस गार्डनर के घर। बट हाउएवर लंदन में उसकी मुलाकात दोबारा से मिस्टर चार्ल्स की बहन कैरोलिन से हो जाती है और वो उसके साथ काफ़ी रूडली बिहेव करती है जिसकी वजह से जेन को फिर इस बात का पछतावा होने लगता है कि आखिर उसने मिस्टर चार्ल्स के साथ प्यार ही क्यों किया। अब इसके बाद फिर जेन की जो छोटी बहन है यानी एलिजाबेथ तो वो फिर अपनी फ्रेंड शार्लेट से मिलने के लिए वो उसके नए घर जाती है और जिसका कि अभी मिस्टर कॉलिंस के साथ शादी हुआ था। बट अब वहाँ पर पहुँचने पर एलिजाबेथ की मुलाकात मिस्टर कॉलिंस की एक पैट्रोनेस जिनका नाम लेडी कैथरीन होता है और जो कि मिस्टर डार्सी की आंट भी होती हैं तो एलिजाबेथ की मुलाकात उनसे होती है। तो अब एक दिन मिस्टर डार्सी अपनी आंट लेडी कैथरीन से मिलने के लिए वो उनके घर आते हैं। बट फिर वहाँ पर उनकी मुलाकात दोबारा से एलिजाबेथ से हो जाती है और इस बार मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं और इतना ही नहीं वो बार बार अपनी आंट लेडी कैथरीन के घर के चक्कर भी लगाते हैं ताकि उन्हें एलिजाबेथ के साथ थोड़ा समय बिताने को मिल सके। और फिर एक दिन सडनली मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को सबके सामने प्रपोज भी कर देते हैं। बट एलिजाबेथ इमिडिएटली वो उनके प्रपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि उसे मिस्टर डार्सी एक बहुत ही घमंडी और अनप्लीजिंग टाइप के इंसान लगते हैं और प्लस उनके ही वजह से उनकी बहन जेन और मिस्टर चार्ल्स एक दूसरे से दूर हो गए और उनके ही वजह से आर्मी ऑफिसर जॉर्ज विकहैम के साथ बहुत गलत हुआ है। तो अब ये सब सुनकर इनिशियली तो मिस्टर डार्सी वहाँ से चले जाते हैं। बट फिर अगले दिन मिस्टर डार्सी एक लेटर के थ्रू वो एलिजाबेथ को उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में जो भी उनके बीच हुआ होता है तो वो उसे एक लेटर के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जिसमें कि सबसे पहले तो वो ये लिखते हैं कि हाँ मेरे ही कहने पर मिस्टर चार्ल्स ने जेन से कुछ दिनों के लिए दूरी बना ली क्योंकि मुझे ये लगता है कि जेन इस रिलेशनशिप को लेकर इतनी सीरियस नहीं थी। बट रही बात जॉर्ज विकहैम की तो वो बंदा एक नंबर का झूठा इंसान है और जिसने मेरी छोटी बहन जॉर्जियाना को सिड्यूस करने की और अपने साथ भगाने की कोशिश की थी। तो अब सच पता चलने पर एलिजाबेथ को फिर ये रियलाइज होता है कि वो अपने प्रेजुडिस या अपने बायस ओपिनियन की वजह से वो मिस्टर डार्सी के बारे में अब तक कितना गलत समझती थी। और भले ही मिस्टर डार्सी थोड़े प्राउड किस्म के इंसान ज़रूर हैं बट वो एक अच्छे इंसान हैं और एलिजाबेथ के मन में अब मिस्टर डार्सी के लिए जो फीलिंग्स हैं वो भी अब चेंज होने लगते हैं।
तो फाइनली स्टोरी के लास्ट में क्या होता है, इस स्टोरी के लास्ट में हमें तीन मेजर इवेंट्स या हैपनिंग्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से इसका सबसे पहला मेन इवेंट तो तब होता है जब एलिजाबेथ अपनी फ्रेंड शार्लेट के घर से वो जब अपने घर वापस लौटती है, तो अपने घर पर लगभग 1 महीने तक रुकने के बाद वो फिर अपने अंकल और आंट यानी मिस्टर और मिसेस गार्डनर के साथ मिलकर वो डर्बीशायर काउंटी नाम के एक जगह पर उनके साथ ट्रिप पर चली जाती है। और उसी ट्रिप के दौरान वो लोग पेम्बरले नाम के एक बड़े से एस्टेट को या मैंशन को भी विजिट करते हैं, जो कि असल में मिस्टर डार्सी का एस्टेट होता है। सो वाइल एलिजाबेथ और उसके अंकल और आंट पेम्बरले एस्टेट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो तभी उसी दौरान मिस्टर डार्सी कहीं से वहां पर आ जाते हैं और वो एलिजाबेथ को वहां पर देखकर वो उसे और उसकी फैमिली मेम्बर्स को वो काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी ग्रेशियस मैनर में वो उन्हें ट्रीट करते हैं। और इतना ही नहीं, वो एलिजाबेथ को अपनी बहन जॉर्जियाना से मिलने के लिए भी इनवाइट करते हैं। तो अब मिस्टर डार्सी का रियल कैरेक्टर या उनका असली रूप देखकर एलिजाबेथ फिर उनकी वाइफ बनने के ख्वाब देखने लगती है। बट फिर उसी दौरान इस स्टोरी का दूसरा जो मेन इवेंट है तो वो यहाँ पर हो जाता है। और इस दूसरे मेन इवेंट में ये होता है कि एलिजाबेथ को अपनी बड़ी बहन जेन से एक लेटर मिलता है, जिसमें कि ये लिखा होता है कि उन लोगों की जो सबसे छोटी बहन है ना, यानी जिसका नाम लीडिया बेनेट है, तो वो उस आर्मी ऑफिसर जॉर्ज विकहैम के साथ भाग गई है। तो अब ये खबर सुनकर एलिजाबेथ और उसके अंकल और आंट सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और एलिजाबेथ तो ये तक सोचने लगती है कि उसकी बहन लीडिया की वजह से उनकी पूरी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उनका नाम भी डूब जाएगा। इसीलिए वो लोग सब तुरंत फिर वहाँ से उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और फाइनली जब एलिजाबेथ के अंकल यानी मिस्टर गार्डनर विकहैम और लीडिया को ढूंढ लेते हैं, तो विकहैम मिस्टर गार्डनर से ये कहता है कि वो लीडिया से तब तक शादी नहीं करेगा जब तक कि उसकी कर्ज को चुकाने के लिए उसे पैसे ना दिए जाएं। तो फिर आखिर में मिस्टर डार्सी फिर इस मैटर को पैसे देकर सॉल्व करते हैं। बट सभी लोगों को ये लग रहा होता है अब तक कि ये काम एलिजाबेथ के अंकल यानी मिस्टर गार्डनर ने किया है। बट जब एलिजाबेथ इस मामले के बारे में पता लगाती है कि आखिर विकहैम लीडिया से शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गया और किसने उसके डिमांड्स को पूरा किया, तो तब जाकर उसे ये पता चलता है कि मिस्टर डार्सी ने उसके प्यार के खातिर और उसकी फैमिली के इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने ही विकहैम के डिमांड्स को पूरा किया है। और अब फाइनली इस प्ले का लास्ट मेन इवेंट तो तब होता है जब मिस्टर चार्ल्स बिंगले वो नेदरफील्ड एस्टेट में वापस लौट आते हैं। तो उनके वापस लौटने पर वो सबके सामने वो जेन को प्रपोज करते हैं और जेन भी फिर हंसी खुशी वो उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। बट फिर उसी दौरान मिस्टर डार्सी की आंट यानी लेडी कैथरीन वहां पर आकर वो एलिजाबेथ को उसके सोशल स्टेटस को लेकर वार्न करती हैं कि उनके फैमिली का सोशल स्टेटस उसके सोशल स्टेटस से मैच नहीं करता है। इसीलिए उसे ये प्रॉमिस करना होगा कि वो मिस्टर डार्सी से शादी नहीं करेगी अगर मिस्टर डार्सी ने कभी फ्यूचर में उसे प्रपोज किया तो। बट एलिजाबेथ उन्हें ऐसा कोई भी प्रॉमिस करने से इनकार करती है और वो उनके बातों को भी इग्नोर करती है। और जब मिस्टर डार्सी लंदन से वापस लौट आते हैं तो वो फिर एलिजाबेथ को वो अपने दिल की बात दोबारा कहते हैं और इस बार एलिजाबेथ उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद फिर पूरी बेनेट फैमिली अपनी बेटियों की खुशी में वो एक जश्न मनाते हैं। तो इस तरह से फाइनली ये नॉवल ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।